नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा पाचन तंत्र लगभग कंप्लीट हो गया था और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र से संबंधित जितने भी एंजाइम हैं दोस्तों, उन एंजाइमों के बारे में। दोस्तों, जो एंजाइम होते हैं ये भोजन के पाचन में किस तरीके से सहायक होते हैं और दोस्तों एंजाइमों का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पाचन तंत्र के मैंने आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए। अगर आपको वीडियो देखनी है तो नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो मैं आपको बता दूं, मैं बायोलॉजी की चैप्टर वाइज MCQ करवाता हूं। दोस्तों, अब तक मैंने ब्लड, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, विटामिन आदि की MCQ सीरीज करवा रखी है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एंजाइमों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो एंजाइम होते हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ से होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने एक परिभाषा लिखी हुई है ग्लैंड्स, ग्रंथि की। दोस्तों, ग्रंथि की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि मानव शरीर में ऐसा कोई अंग या फिर ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए और उसे बाहर डाल दे। दोस्तों, क्या कहलाती है? ग्रंथि कहलाती है। यानी कि मानव शरीर का ऐसा कोई अंग या फिर दोस्तों ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए। क्या बनाए दोस्तों? रासायनिक यौगिक बनाए और दोस्तों उसे बाहर डाल दे। बाहर डालने का मतलब क्या है दोस्तों? या तो उसे अपने शरीर से बाहर निकाल देगी या फिर दोस्तों जिस अंग में उस रासायनिक यौगिक का निर्माण हुआ है उस अंग से वह किसी अन्य अंग में ट्रांसफर कर देगी। तो दोस्तों, ऐसा ऊतकों का समूह या फिर ऐसा कोई अंग क्या कहलाता है दोस्तों? ग्रंथि कहलाती है। क्या कहलाता है दोस्तों? ग्लैंड्स या फिर ग्रंथि कहलाती है। अब दोस्तों बात ये आती है कि भाई ये रासायनिक यौगिकों का निर्माण जो अंग में या फिर ऊतकों के समूह में हुआ है दोस्तों, वो कौन कौन से रासायनिक यौगिक है? तो दोस्तों, ये रासायनिक यौगिक हो सकते हैं 3 प्रकार के। नंबर 1 पर जो बात आती है दोस्तों वो है जूस। नंबर 2 पर बात आती है दोस्तों एंजाइम। और दोस्तों नंबर 3 पर बात आती है हार्मोन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंजाइमों के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों? एंजाइमों के बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों मेरा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है कि एंजाइम क्या है। दोस्तों, एंजाइम एक रासायनिक यौगिक है और दोस्तों इसका निर्माण ग्रंथि से होता है। ग्रंथि क्या है दोस्तों? तो मानव शरीर में ऐसा कोई अंग या फिर ऊतकों का समूह है जो रासायनिक यौगिक बनाए और उसे बाहर डाल दे। दोस्तों क्या कहलाता है? ग्रंथि कहलाता है। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो एंजाइम होते हैं ये हमारे भोजन के पाचन में किस तरीके से सहायक होते हैं। दोस्तों अब हमें इस बारे में जानना है, तो आइए देखिए चलते हैं आगे की ओर। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि जो छोटी आंत होती है, इस छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और दोस्तों वो किस किस के पाचन में सहायक होते हैं। आइए देखिए दोस्तों, छोटी आंत होती है, इसमें दोस्तों आंतीय रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है दोस्तों? आंतीय रस का निर्माण होता है। दोस्तों इस आंतीय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इस आंतीय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 पर बात आती है दोस्तों लैक्टेज एंजाइम की। और दोस्तों नंबर 2 पर बात आती है माल्टेज एंजाइम की। और दोस्तों नंबर 3 पर बात आती है सुक्रेज एंजाइम की। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं दोस्तों। नंबर 1 पर बात आती है लैक्टेज एंजाइम की, नंबर 2 पर बात आती है माल्टेज एंजाइम की और नंबर 3 पर बात आती है सुक्रेज एंजाइम की। अब देखिए दोस्तों, ये एंजाइम किस तरीके से भोजन का पाचन करने में सहायक होते हैं। दोस्तों आपको पता है, आप सब लोग दूध पीते हो ना। तो दोस्तों दूध में होता क्या है, एक शुगर पाई जाती है, उस शुगर का नाम है दोस्तों लैक्टोज शुगर। अब दोस्तों इस लैक्टोज शुगर का हमें क्या करना है? पाचन करना है, इसे दोस्तों तोड़ना है। तो दोस्तों इस लैक्टोज शुगर को, जो लैक्टेज जो एंजाइम है हमारा, ये वाला लैक्टेज जो एंजाइम है दोस्तों, ये क्या करता है? इस लैक्टोज शुगर को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है दोस्तों? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। अब दोस्तों ये बात तो सही है कि भाई ग्लूकोज में टूट गया, यहाँ पर दूध में जो लैक्टोज शर्करा थी वो ग्लूकोज तक टूट गई,
यानी कि इस लैक्टोज शुगर का पाचन हो गया और दोस्तों ये किस में कन्वर्ट हो गई, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो गई। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि हम भोजन में कुछ भी खा लें, हमारा जो अंतिम रूप होता है भोजन का दोस्तों वो होता है ग्लूकोज। क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज होता है। और दोस्तों ग्लूकोज हमारी कोशिका तक पहुंचता है और दोस्तों कोशिका क्या करती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ देती है और दोस्तों क्या क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों जल और दोस्तों ऊर्जा का निर्माण करती है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जल को हमारी जैविक क्रियाओं में भाग ले लेते हैं और दोस्तों जो ऊर्जा होती है उसे हमें एनर्जी मिलती है। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ग्लूकोज हमारा अंतिम रूप होता है। तो कहने का मतलब हमें सभी को ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट करना है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो पहली बात आपको समझ में आ गई कि दूध में लैक्टोज शुगर होती है और इसे लैक्टेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देता है। बात क्लियर है। अब दोस्तों नंबर 2 की बात करते हैं, माल्टेज एंजाइम। दोस्तों माल्टेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों, हम बादाम और मूंगफली खाते हैं, इस बादाम और मूंगफली में होता क्या है दोस्तों, माल्टोज शुगर होती है। कौन सी शुगर होती है मेरे भाई, माल्टोज शुगर होती है। इस माल्टोज शुगर को दोस्तों ये माल्टेज एंजाइम होता है, ये तोड़ देता है दोस्तों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। किस में तोड़ देता है दोस्तों, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। दोस्तों आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो दोस्तों इन्हीं में से आते हैं। जैसे कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि दोस्तों माल्टेज जो एंजाइम है ये माल्टोज शुगर को किन किन में तोड़ता है, तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों हम तीसरे एंजाइम की बात कर लेते हैं दोस्तों, सुक्रेज एंजाइम की। दोस्तों आपने गुड़ खाया होगा, चीनी खाई होगी, शहद खाया होगा। दोस्तों गुड़ चीनी शहद में जो शुगर होती है दोस्तों वो होती है सुक्रोज शुगर। कौन सी होती है दोस्तों, सुक्रोज शुगर होती है। और ये सुक्रोज शुगर को दोस्तों जो सुक्रेज एंजाइम होता है ये किस में तोड़ देता है मेरे भाई, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। और दोस्तों ग्लूकोज को जो कोशिका होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ देती है और दोस्तों किसका निर्माण कर लेती है, ऊर्जा का निर्माण कर लेती है। तो दोस्तों छोटी आंत से निकलने वाले जो तीनों एंजाइम हैं दोस्तों, लैक्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम और दोस्तों सुक्रेज एंजाइम, आशा करता हूं इनकी कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों अगले एंजाइमों की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम आमाशय से निकलने वाले एंजाइमों के बारे में। देखिए दोस्तों जो हमारा आमाशय होता है जिसे स्टोमच या पेट कहा जाता है, इस आमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है दोस्तों वो उत्तकों से मिलकर के बनी हुई होती है और दोस्तों उस दीवार को नाम दिया गया है जठर ग्रंथि। एक बार और बता देता हूं दोस्तों, आमाशय की जो आंतरिक दीवार होती है वो उत्तकों से मिलकर के बनी हुई होती है और दोस्तों उस उत्तकों से बनी हुई दीवार को नाम दिया गया है जठर ग्रंथि। दोस्तों इस जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। बात क्लियर है। पहली कोशिका है दोस्तों ऑक्जिनेटिक कोशिका और दोस्तों इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है पेराइटल कोशिका। नंबर दूसरे की बात करें दोस्तों तो इसे जाना जाता है दोस्तों चीफ कोशिका या फिर दोस्तों पेप्टाइड कोशिका। पहली प्रकार की जो कोशिका है दोस्तों ये निर्माण करती है HCl का। किसका निर्माण करती है, HCl का निर्माण करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करती है। दोस्तों दूसरे नंबर की जो कोशिका है चीफ सेल्स, ये किसका निर्माण करती है दोस्तों, एंजाइम का निर्माण करती है और दोस्तों 2 प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करती है। नंबर 1 पर है दोस्तों पेप्सिनोगेन एंजाइम और दोस्तों नंबर 2 पर है प्रोरेनिन एंजाइम। लेकिन ये दोस्तों अभी ये काम नहीं करते, दोनों ही निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, दोनों ही दोस्तों ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। लेकिन दोस्तों इन्हें जो HCl का निर्माण यहाँ पर हुआ है ना, ऑक्जिनेटिक जो सेल्स या फिर दोस्तों पेराइटल सेल ये HCl का निर्माण करती है। दोस्तों ये HCl क्या करता है, पेप्सिनोगेन एंजाइम को ये HCl पेप्सिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है और दोस्तों प्रोरेनिन एंजाइम को ये HCl रेनिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। अब दोस्तों ये दोनों सक्रिय अवस्था में है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि हमारा जो HCl होता है ये दोस्तों पेप्सिनोगेन एंजाइम को और प्रोरेनिन एंजाइम को सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट करता है, क्योंकि दोस्तों ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं चीफ सेल्स में। दोस्तों
जो चिप सेल्स होती है, ये चिप सेल्स क्या करती है, पेप्सिनोगेन एंजाइम और दोस्तों प्रोरेनिन एंजाइम जो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं इनका निर्माण करती है। फिर दोस्तों HCl आता है इनके पास और दोस्तों इन्हें सक्रिय बना देता है, और जब दोस्तों ये सक्रिय हो जाएंगे तब इनका नाम हो जाएगा दोस्तों पेप्सिन एंजाइम और दोस्तों रेनिन एंजाइम। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब तक की कहानी तो दोस्तों ये थी कि किस तरीके से पेप्सिन एंजाइम और दोस्तों रेनिन एंजाइम का निर्माण हमारे शरीर में होता है। चलिए दोस्तों अब इनका ये जान लेते हैं कि किस तरीके से ये भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। अब सुनिए दोस्तों पेप्सिन एंजाइम और दोस्तों रेनिन एंजाइम की कहानी। दोस्तों आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जो एंजाइम होते हैं दोस्तों वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और दोस्तों वसा का पाचन करते हैं। अब तक दोस्तों मैंने आपको इनके बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन दोस्तों अब मैं बताने वाला हूं कि प्रोटीन का पाचन किस तरीके से होता है। नंबर 1 पर देखिए दोस्तों पेप्सिन एंजाइम। ये रहा दोस्तों हमारा पेप्सिन एंजाइम। दोस्तों आपको पता है जो हमारी दाल होती है, जो दाल, सोयाबीन, मशरूम, अंडा, दूध, ये सभी दोस्तों प्रोटीन की अच्छी स्रोत मानी जाती है। दोस्तों दाल, सोयाबीन, मशरूम, अंडा, दूध, ये सभी दोस्तों प्रोटीन की अच्छी स्रोत मानी जाती है। दोस्तों इसे जो पेप्सिन एंजाइम होता है, ये पेप्सिन एंजाइम दोस्तों किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टाइड या फिर दोस्तों पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। कहने का मतलब दोस्तों प्रोटीन का सबसे पहले जो पाचन हुआ दोस्तों वो दोस्तों किसने किया, पेप्सिन एंजाइम ने किया, और दोस्तों पेप्सिन एंजाइम ने इसे किस में कन्वर्ट कर दिया, तो पेप्टाइड या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो गया? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। अब दोस्तों भोजन जाता है अग्नाशय में। अग्नाशय में क्या होता है दोस्तों, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, अग्नाशय भी पढ़ाऊंगा दोस्तों। अभी मैं अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइमों के बारे में भी हम अगली बार चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अग्नाशय से एक ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है जो कि दोस्तों पेप्टाइड या पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो अम्ल में कन्वर्ट कर देता है। ये दोस्तों एमिनो अम्ल होता है, ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। ये दोस्तों प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों छोटी आंत के इलियम भाग द्वारा इस एमिनो एसिड को अवशोषण कर लिया जाता है दोस्तों, फिर ब्लड की सहायता से कोशिका के पास पहुंचाया जाता है। अंतिम रूप में दोस्तों ग्लूकोज के रूप में इकट्ठी होती है। ग्लूकोज दोस्तों, ग्लूकोज को जो कोशिका होती है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ देती है और दोस्तों तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। दोस्तों एक बार और आपका रिवीजन करवा देता हूं कि दोस्तों दाल, सोयाबीन, मशरूम, अंडा और दोस्तों दूध होता है, ये प्रोटीन की सबसे अच्छी स्रोत मानी जाती है। दोस्तों प्रोटीन को पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये पेप्टाइड या पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर दोस्तों पेप्टाइड या पेप्टोन्स को अग्नाशय में पाए जाने वाला एक एंजाइम है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, इस पेप्टाइड या पेप्टोन्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों एमिनो एसिड होता है ये प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों यहाँ जाकर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूं प्रोटीन का पाचन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम नंबर 2 पर रेनिन एंजाइम कि रेनिन एंजाइम दोस्तों किस तरीके से कार्य करता है। देखिए दोस्तों दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। भैया अब आप यूं कहोगे कि भैया आपने पहले भी तो बताया था कि दूध में लेक्टोज शुगर पाई जाती है, लेकिन दोस्तों जो लेक्टोज शुगर थी उसे लेक्टेज एंजाइम ने ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ा था, वहां पर शुगर थी। अब दोस्तों बात की जा रही है प्रोटीन की, दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है। आइए देखिए दोस्तों दूध में जो केसिन प्रोटीन पाई जाती है उसे रेनिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों, पेरा केसिन में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, पेरा केसिन में कन्वर्ट करता है। फिर दोस्तों पेरा केसिन होता है, इस पेरा केसिन को ये जो वापिस ये वाला जो पेप्सिन एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, पेप्टोन्स या फिर दोस्तों पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर दोस्तों वापिस पेप्टाइड या पेप्टोन्स को वापिस अग्नाशय में पाए जाने वाला जो ट्रिप्सिन एंजाइम है दोस्तों वो एमिनो अम्लों में कन्वर्ट कर देता है, और ये दोस्तों प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से प्रोटीन का पाचन होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको पेप्सिन एंजाइम और रेनिन एंजाइम किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होते हैं ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर एक
अन्य एंजाइम उपयोग में लिया है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि अग्नाशय में पाया जाता है। अब दोस्तों हम अग्नाशय के बारे में बात कर लेते हैं कि अग्नाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अग्नाशय की ओर। दोस्तों अग्नाशय पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारी वीडियो में जरा सा भी इंटरेस्ट है और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट दोस्तों कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जिससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों आपका ही तो छोटा भाई हो यार, इतना सा तो आप कर ही सकते हो। तो दोस्तों चलिए अग्नाशय की ओर। दोस्तों अब हम कहानी स्टार्ट करने वाले हैं अग्नाशय ग्रंथि की। दोस्तों अग्नाशय एक ग्रंथि है और दोस्तों वो भी कौन सी, मिश्रित ग्रंथि। जब आप दोस्तों ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ोगे तब समझोगे दोस्तों कि अग्नाशय क्या है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इस अग्नाशय ग्रंथि में 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती है दोस्तों? तो 4 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। एल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल और दोस्तों एफ सेल्स। आपको ध्यान रखना है कि एल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल होती है दोस्तों, ये हार्मोन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है दोस्तों? हार्मोन का निर्माण करती है। बात क्लियर? अब दोस्तों एफ सेल की बात की जाए तो एफ सेल दोस्तों किसका निर्माण करती है? अग्नाशय रस का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है मेरे भाई? अग्नाशय रस का निर्माण करती है। और अग्नाशय रस में दोस्तों 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। नंबर 1 पर आता है दोस्तों लाइपेज एंजाइम, नंबर 2 पर आता है दोस्तों ट्रिप्सिन एंजाइम और नंबर 3 पर आता है दोस्तों एमाइलेज एंजाइम। अब दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि लाइपेज एंजाइम किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होता है और दोस्तों एमाइलेज एंजाइम किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो दोस्तों ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों हम इन एंजाइमों की ओर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में, दोस्तों हमने पिछले स्लाइड में प्रोटीन का पाचन किया था कि दोस्तों प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में किस तरीके से होता है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि वसा का पाचन हमारे शरीर में किस तरीके से होता है। तो दोस्तों नंबर 1 पर हम बात करते हैं लाइपेज एंजाइम की। देखिए दोस्तों हम आपको पता है घी खाते हैं, तेल खाते हैं, बटर खाते हैं और दोस्तों घी, तेल, बटर ये सभी दोस्तों वसा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोस्तों घी, तेल और बटर से दोस्तों हमें वसा की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों वसा की बात की जाए तो हमें वसा का पाचन करना है। तो वसा की जो बड़ी बड़ी बूंदें होती है, इन बड़ी बड़ी गोलियों को, इन बड़ी बड़ी बूंदों को दोस्तों पित्रस का निर्माण होता है दोस्तों लीवर में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पित्रस का निर्माण कहाँ होता है? लीवर में होता है। और दोस्तों ये जमा जाकर के होता है पित्ताशय में। कहाँ जाकर के जमा होता है दोस्तों? स्टोर होता है पित्ताशय में जाकर के। तो दोस्तों ये पित्रस क्या करता है? वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि दोस्तों बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों वसा का बड़ी बड़ी बूंदों से छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है दोस्तों? वसा का पायसीकरण कहलाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वसा का पायसीकरण कौन करता है? तो दोस्तों वसा का पायसीकरण करने में सहायक होता है दोस्तों पित्रस। बात क्लियर है? अब दोस्तों वसा का यहाँ पे पायसीकरण हो गया, वसा का छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो गया। अब दोस्तों वसा की छोटी छोटी बूंदों को दोस्तों लाइपेज जो एंजाइम होता है, जो कि दोस्तों किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है। ये लाइपेज एंजाइम दोस्तों इस वसा की छोटी छोटी बूंदों को किस में तोड़ देता है? ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल में तोड़ देता है। दोस्तों ये वसीय अम्ल होता है, ये दोस्तों वसा की सबसे छोटी इकाई होती है। जो वसा होती है दोस्तों, इस वसा की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। फिर दोस्तों छोटी आंत के इलियम भाग द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है और दोस्तों ब्लड की सहायता से कोशिकाओं के पास भेज दिया जाता है। कोशिका क्या करती है दोस्तों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन्हें तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण करती है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारे शरीर में वसा का पाचन होता है। एक बार और समझा देता हूं। देखिए दोस्तों घी, तेल और बटर दोस्तों ये वसा के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को या बड़ी बड़ी गोलियों को जो पित्रस होता है, जिसका निर्माण लीवर में हुआ है, ये पित्रस क्या करता है दोस्तों?
छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है। और दोस्तों वसा की बड़ी बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? वसा का पायसीकरण कहलाता है। वसा का पायसीकरण दोस्तों जो है, वसा की जो छोटी छोटी बूंदे हैं दोस्तों, इन्हें लाइपेज एंजाइम, जो कि दोस्तों किस में पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों? ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल में तोड़ देता है। और जो वसीय अम्ल होता है दोस्तों, ये वसा की सबसे छोटी इकाई होती है। कोशिका के पास ज्यादा ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके दोस्तों ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों अब तक मैंने आपको प्रोटीन का पाचन और दोस्तों वसा का पाचन किस तरीके से होता है ये कहानी आपको समझा दी। आपकी एग्जाम में दोस्तों वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, वो अधिकांश इन्हीं एंजाइमों से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब चलता हूं दोस्तों दूसरे एंजाइम की ओर। दोस्तों अब बात करने वाले हैं ट्रिप्सिन एंजाइम की। आइए देखिए दोस्तों, दाल, सोयाबीन और मशरूम दोस्तों प्रोटीन के अच्छे स्रोत होते हैं। ये कहानी मैंने आपको पहले समझा दी थी दोस्तों। प्रोटीन को दोस्तों जो पेप्सिन एंजाइम होता है, जो कि दोस्तों आमाशय से निकलता है। आमाशय में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। जब आमाशय की कहानी मैंने आपको बताई थी तब बताया था दोस्तों कि आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ये प्रोटीन को दोस्तों पेप्टोन्स प्लस पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। प्लस नहीं है दोस्तों, पेप्टोन्स कह दीजिए या पेप्टाइड कह दीजिए, एक ही बात है। ये दोस्तों प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम पेप्टोन्स या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है। फिर दोस्तों अग्नाशय में ये पाया जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं। ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है दोस्तों? इस पेप्टोन्स या पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि दोस्तों प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। दोस्तों वो छोटी आंत के लिए भाग के द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर लिया जाता है दोस्तों, जो कि दोस्तों प्रोटीन का अंतिम रूप है, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। फिर दोस्तों कोशिका के पास पहुंचाया जाता है। कोशिका क्या करती है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके ऊर्जा का निर्माण करती है, जो हमारे शरीर में सहायक होती है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये ट्रिप्सिन वाली कहानी भी मैं आपको पहले बता चुका, और दोस्तों एक बार और आपका मैंने रिवीजन करवा दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों नंबर 3 पर है एमाइलेज एंजाइम। इसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। मेंबर मैंने आपको एक बार प्रोटीन का पाचन बता दिया, वसा का पाचन बता दिया। दोस्तों अब हमारे शरीर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के पाचन की कहानी बची है। तो दोस्तों हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब दोस्तों अब तक हमने प्रोटीन का पाचन और दोस्तों वसा का पाचन पढ़ लिया था। दोस्तों आज की स्लाइड में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बारे में। दोस्तों लारीय ग्रंथि, दोस्तों लारीय ग्रंथि होती है, ये दोस्तों संख्या में तो 6 होती है, लेकिन दोस्तों 3 जोड़ी होती है। मैं आपको बता देता हूं, पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स और दोस्तों सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स, ये दोस्तों 3 जोड़ी होती है और नंबर में दोस्तों 6 होती है। दोस्तों इन लारीय ग्रंथियों से 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के एंजाइम निकलते हैं? 2 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। नंबर 1 पर बात आती है दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम की। दोस्तों बात ये आती है कि भैया जो लाइसोजाइम जो एंजाइम है ये क्या करता है? तो दोस्तों ये क्या करता है? भोजन के साथ आने वाले जो जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करने में सहायक होता है। भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। नंबर 2 पर बात आती है दोस्तों सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम और दोस्तों टाइलिन एमाइलेज एंजाइम। दोस्तों दोनों ही एक है। पिछले क्वेश्चन में दोस्तों मैंने आपको पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि एमाइलेज एंजाइम क्या करता है। एमाइलेज एंजाइम के बारे में पूरी कहानी नहीं बताई थी, अब बताऊंगा दोस्तों कि एमाइलेज एंजाइम क्या करता है। दोस्तों रोटी, चावल, हरी सब्जी, मक्का, आलू, ये दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं और दोस्तों इन सबको हम खाते हैं, वो दोस्तों हमारे शरीर में स्टार्च की फॉर्म में उपस्थित होते हैं। किसकी फॉर्म में उपस्थित होते हैं दोस्तों? स्टार्च की फॉर्म में उपस्थित होते हैं। इससे दोस्तों टाइलिन एमाइलेज एंजाइम या फिर दोस्तों सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम क्या करता है दोस्तों? माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है दोस्तों? माल्टोज शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था छोटी आंत से निकलने वाले 3 एंजाइम, उनमें से दोस्तों एक एंजाइम था माल्टेज एंजाइम। ये दोस्तों माल्टेज एंजाइम क्या करता था? माल्टोज जो एंजाइम है दोस्तों उसको ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देता था। ये जो कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों जो अंतिम रूप है दोस्तों जो ग्लूकोज, इसको छोटी आंत के दोस्तों इलियम भाग द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। छोटी आंत के इलियम भाग से ब्लड की सहायता से दोस्तों कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और कोशिका क्या करती है दोस्तों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और दोस्तों ऊर्जा की फॉर्म में तोड़ देती है। कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल है। पानी को दोस्तों हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं में भाग ले लेते हैं और दोस्तों ऊर्जा की आवश्यकता तो हमें पड़ती है, आप भी अच्छे से जानते हो अगर बायोलॉजी पढ़ ही रहे हो तो।
तो दोस्तों हमने दोस्तों एंजाइम किस तरीके से भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस तरीके से होता है, प्रोटीन का पाचन किस तरीके से होता है, वसा का पाचन किस तरीके से होता है, ये सारी कहानी दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बड़े आसानी से सीख ली। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। कल का अवकाश रहेगा क्योंकि कल मैं गाँव जाने वाला हूँ। परसों के दिन आपको रेगुलर क्लासे मिल जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका एक छोटा भाई यार, सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्लीज। बाय।